स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं नीलेश सर और हम और आप मिलकर के पढ़ रहे हैं क्लास 12 के मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट और स्कोरिंग चैप्टर प्रोबेबिलिटी। तो ये प्रोबेबिलिटी का 7th वीडियो है। हम लोगों ने आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोबेबिलिटी का शुरू करने वाले हैं, बेस थ्योरम। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो बेस थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब पहले प्रोबेबिलिटी 10 मार्क्स की हुआ करती थी, जब आपका पेपर 100 मार्क्स का होता था, तो वहां पे ये 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन बन के आता था बेस थ्योरम से। तो अभी भी ये 8 मार्क्स का है, तो कम से कम 4 मार्क्स में ये प्रोबेबिलिटी के आने के चांसेस बेस थ्योरम के टॉपिक से बहुत ही ज्यादा है। एटलीस्ट 90% तो समझ के चले। तो इससे क्वेश्चन इस विंग से जरूर आते हैं, तो आप इस टॉपिक को बहुत ढंग से कर ले, अच्छी तरह से प्रिपेयर कर ले। तो आज हम लोग शुरू करते हैं बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम का अप्रोच 2 तरह से होता है। पहले तो हम लोग एक फॉर्मूले को पहले लिख लें, डिस्कस कर लें थोड़ा बहुत, ताकि उसका यूज हम लोग क्वेश्चन में करेंगे। और जब तक क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करेंगे, तब तक इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना आप लोग नहीं सीखेंगे। तो पहले मैंने आपको फॉर्मूले लिख दिए हैं, मैं थोड़ा बहुत ब्रीफ कर देता हूं इसको, ताकि आप इसको क्वेश्चन में एटलीस्ट इसको यूज कर सकें। वो तो मैं करवाऊंगा। तो अगर मैं क्वेश्चन से डायरेक्टली स्टार्ट करूं, तो फिर बीच में ये फॉर्मूले आप लिखेंगे, तो उससे आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन आ जाएगा कि क्वेश्चन आते आते बीच में ये क्या हो रहा है। तो इसलिए मैंने बोला कि फॉर्मूले वगैरह कुछ ज्यादा है इसमें, तो बड़े फॉर्मूले हैं, तो इसलिए पहले आप इस फॉर्मूले को लिख लें। मैं ब्रीफ कर देता हूं, आप 1-2 बार जरूर पढ़ लें, ताकि आपके दिमाग में ये थोड़ा थोड़ा फिट बैठ जाए कि हाँ ऐसी चीजें कुछ होती है। तो पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूं, आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, ताकि आप इसके टर्म से फैमिलियर हो जाए। तो चलिए, फॉर्मूला इज Pe1/A। अभी हम लोग एक एक करके हर एक चीज को डिस्कस करने वाले हैं। E1 क्या है, E2 क्या है, E3 क्या है, A क्या है, A/E1, A/E2, तो बहुत सारी चीजें हैं, तो आराम से डिस्कस करेंगे। पहले तो मैं फॉर्मूले को रीड आउट कर देता हूं। Pe1/A इज इक्वल टू Pe1 इंटू Pa/E1 अपॉन में Pe1 इंटू Pa/E1, यही कॉपी पेस्ट हो गया, प्लस Pe2 इंटू Pa/E2, प्लस अगर आगे चलेगा तो क्या बनेगा, E2 के जगह पे E3 इंटू Pa/E3। तो फॉर्मूले में हमने देखा कि सर नीचे E1 E2 क्या क्या है ये, तो ये E3 और E4 तक भी जा सकता है। तो फॉर्मूला थोड़ा सा अगर याद करने में परेशानी हो रही है, तो आप देखें ध्यान से, E1/A है, तो आप E1 तो अलग लिख लें, और इसको उल्टा करके जो यहाँ पे ये है ना, इसको आप रिवर्स कर दें। फिर से समझे, जो फॉर्मूला है हमारा E1/A, अब इसमें E1/A क्या है वो सारे चीज सीख रहे हैं हमने। तो E1/A, तो E1 लिखें और इनटू में क्या करें, इसको रिवर्स कर दें। करेक्ट है। उसके बाद ये पेयर बन जाएगा E1 A/E1, तो नीचे आ गया E1 A/E1, फिर E2 A/E2, फिर E3 A/E3, फिर E4 A/E4। तो बहुत सिंपल है, ज्यादा परेशानी है। अगर इसका दूसरा फॉर्मूला आप देखना चाहें, तो कुछ इस तरह से दिखेगा। देखो आप Pe2/A अगर लिखना चाहें, तो आप अपने आप बता देंगे इसमें क्या बनेगा आपका, Pe2 इंटू Pa/E2 आ जाएगा, है ना, Pa/E2। सिर्फ न्यूमरेटर चेंज हो गया, है ना, E2 इंटू A/E2, बाकी डिनोमिनेटर हमारा सेम रहेगा। कहां से शुरू होना है ये, Pe1 इंटू Pa/E1 प्लस Pe2 इंटू Pa/E2 एंड सो ऑन, ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला है। 1-2 क्वेश्चन करने से ही आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा और ये आपको याद हो जाएगा। जरूरी चीज फॉर्मूला नहीं है, जरूरी चीज सिंबल है। सिंबल का मीनिंग और मीनिंग का सिंबल, दोनों चीजें आपको 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो E1/A मैंने आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में सिंबल्स पढ़ना सिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, तो प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट वीडियो देख लें, जिसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी A/B का, मैंने उसके लिए AB नाम यूज नहीं करवाया था। मैंने बोला था प्रोबेबिलिटी ऑफ ऊपर वाला गिवन दैट नीचे वाला हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है उसको ऊपर लिखते हैं। देखो आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ये देखिए E1 ऊपर है,
गिवन दैट नीचे वाला हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड, गिवन दैट ए हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड। तो इवन बाय ए का मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन गिवन दैट ए हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड। ए बाय इवन का मतलब क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगेन देखिए क्या ऊपर वाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट इवन हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड। तो ये इवन बाय ए और ए बाय इवन का है। उसी तरह से E2 बाय ए का क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन दैट ए हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड। ए बाय E2 का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट E2 हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड। तो ये साइमल्टेनियसली ऐसे चलता रहेगा। अब इसमें कुछ ये इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जिसमें अभी डिस्कस करने से इतना कुछ फायदा होने वाला नहीं है, फिर भी P E1 E2 E3 सबको ऐड करें तो क्या बनेगा, हमेशा 1 बनेगा। E1 बाय ए, E1 बाय ए, E2 बाय ए, E3 बाय ए, ये सबको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 1 बनेगा। बट रिवर्स ए बाय E1 ए बाय E2 इन सब का ऐड करने से कभी भी 1 नहीं बनेगा। ये सबका रीजन लॉजिक हम लोग सब समझेंगे आगे की क्वेश्चंस में। तो अभी हमारा पर्पस क्या है, फॉर्मूले को थोड़ा थोड़ा दिमाग में, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, क्वेश्चन करेंगे तो फिर से डिस्कस करेंगे इसको, बट ये क्वेश्चन के साथ ये फॉर्मूले डिस्कस नहीं कर पा रहे थे। तो अब ये फॉर्मूले आपको हो सकता है दिमाग में कुछ कुछ बैठा है, तो हम लोग अब क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं। और 13.3 दैट इज पेज नंबर 556, क्वेश्चन नंबर आप 2 निकाल करके 2-3 बार पढ़ ले, फिर हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। पेज नंबर 556 क्वेश्चन नंबर 2 13.3 एक्सरसाइज बेस्ड थ्योरम। चलिए, होप कि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 13.3 एक्सरसाइज का पढ़ लिया होगा। तो क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देयर आर 2 bags गिवन दैट bag 1 contains 4 red ball 4 black ball, bag 2 contains 2 red ball 6 black ball। आगे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक लाइन साथ साथ मेरे साथ। वन ऑफ द बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट, ये क्वेश्चन में दे रखा है। इफ द कलर ऑफ ड्रॉन बॉल इज रेड, या द बॉल कलर इन रेड, द ड्रॉन बॉल इज कलर इज रेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग, है ना। तो सबसे पहली चीज, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है। सबसे पहले तो हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ करके आइडेंटिफाई करना है कि ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है या नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेस थ्योरम। कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये क्वेश्चन हमारा बेस थ्योरम का है। तो उसके लिए सबसे पहली चीज, पहला कंडीशन होगा देयर मस्ट बी 2 इवेंट्स, देयर मस्ट बी 2 इवेंट्स, 2 इवेंट कम से कम होने, 2 इवेंट वहां पे होनी चाहिए। बहुत सारी चीजों के लिए 2 इवेंट की जरूरत है, जैसे टोटल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इन सब में 2-2 इवेंट है। तो अब यहां से ये कहीं भी जा सकता है। तो पहला स्टेप तो आप पहले देख लें कि देयर मस्ट बी 2 इवेंट्स, और इवेंट्स भी कैटेगराइज कर ले, इवेंट नंबर 1, इवेंट नंबर 2। इवेंट नंबर 1 में पहले आपने क्या किया, दैट इज इवेंट नंबर 1 ऑब्वियसली, और उसके बाद हमने क्या किया, दैट इज इवेंट नंबर 2। तो क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, बैग्स के कंटेंट दे रखे हैं। उसका लाइन कहता है वन ऑफ द बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट। तो यहां पे कितने काम आपने किए हैं, इवेंट को इवेंट नहीं, आप अपने एक्ट से जोड़े। मैंने आपको डे 1 से ये बोला है कि प्रोबेबिलिटी मैथमेटिक्स से ज्यादा प्रैक्टिकल लाइफ का अप्रोच है। तो जो आपने 2 काम किए, वो क्या क्या काम किए, आपने बैग सेलेक्ट किया, वन ऑफ द बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट, उसके बाद आपने उससे बॉल ड्रॉ किया। तो यहां पे 2 इवेंट क्लियरली आपको दिख रहे हैं, दैट इज इवेंट सिलेक्शन ऑफ अ बैग एंड देन ड्रॉइंग ऑफ बॉल। तो इवेंट नंबर 1 यहां पे क्या हो गया, इवेंट नंबर 1 हो गया हमारा सिलेक्शन ऑफ बैग। बिल्कुल क्लियर कट आप देखें, यहां पे आपको सब कुछ मिलेगा, सिलेक्शन ऑफ बैग। एंड इवेंट नंबर 2 ड्रॉइंग ऑफ बॉल, ड्रॉइंग ऑफ बॉल इज योर इवेंट नंबर 2। क्लियर है। तो ये हमारा पहला स्टेप में क्या होना चाहिए, देयर मस्ट बी
2 इवेंट्स, है ना। तो 2 इवेंट में मैंने पहले ही बताया कि बहुत सारी प्रोबेबिलिटी में 2 इवेंट जरूरी होते हैं, जैसे कि बेस थ्योरम जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, लेकिन इतनी ज्यादा डिटेल हमारे को उसमें नहीं जरूरत थी। और आगे हम लोग पढ़ेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी। तो टोटल प्रोबेबिलिटी एक छोटा सा कंसेप्ट है, उसको भी हम लोग इन बिटवीन इन ऑन द वे डिस्कस कर लेंगे। तो अगला स्टेप इज इंपॉर्टेंट। पहला स्टेप में ये क्लैरिफाई होगा कि हाँ ये बेस थ्योरम के क्वेश्चन हो सकते हैं, एंड दूसरा स्टेप विल कंफर्म यू दैट इट इज अ क्वेश्चन फ्रॉम बेस थ्योरम। तो दूसरा स्टेप क्या है कि आउटकम, दूसरा स्टेप है हमारा आउटकम ऑफ इवेंट नंबर 2, दैट इज सेकंड इवेंट, will be given in the question, given in the question, and probability of first event, that is event number 1 is asked। ये हमारा क्वेश्चन बनेगा। चलिए अब हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। हमने लिखा क्या कि पहले तो कि देयर मस्ट बी 2 इवेंट। आप इवेंट नंबर 1 जो पहले किया, इवेंट नंबर 2 जो उसके बाद किया। यहां पे इवेंट नंबर 1 ने हमारा सिलेक्शन ऑफ बैग, हमने पहले बैग को सिलेक्ट किया, उसके बाद हमारा इवेंट नंबर 2 आता है कि ड्रॉइंग ऑफ बॉल। हमने जो बैग सेलेक्ट किया उसमें से बॉल को ड्रॉ किया, दैट इज इवेंट नंबर 2। तो देयर मस्ट बी 2 इवेंट्स, क्लियर है। सिलेक्शन ऑफ बैग इवेंट नंबर 1, ड्रॉइंग ऑफ बॉल इवेंट नंबर 2। अगला स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बेस। अगला स्टेप कहता है आउटकम्स ऑफ सेकंड इवेंट। आउटकम्स ऑफ सेकंड इवेंट, देखिए सेकंड इवेंट क्या था, ड्रॉइंग ऑफ बॉल। आउटकम्स उसके क्या होंगे, या तो रेड बॉल होएगा या ब्लैक बॉल होएगा। मैंने आपको पहली क्लास में, पहला लेक्चर में, पहला कंसेप्ट में आपको बताया था इवेंट क्या होता है, आउटकम क्या होता है और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है। बिल्कुल क्लियर चीज। अब यहां पे आपको इसका इंपॉर्टेंस पता लग रहा होगा कि आउटकम्स ऑफ सेकंड इवेंट। सेकंड इवेंट क्या था जी, ड्रॉइंग ऑफ बॉल। बिल्कुल क्लियर करें इस चीज को। सेकंड इवेंट इज ड्रॉइंग ऑफ बॉल, एंड व्हाट इज द आउटकम ऑफ सेकंड इवेंट। इट मे बी इधर क्या, रेड बॉल या ब्लैक बॉल। अगर इसके अंदर व्हाइट होता तो रेड एंड व्हाइट, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसका जो है सेकंड इवेंट का आउटकम आपको ऑलरेडी गिवन होगा क्वेश्चन में, ऑलरेडी गिवन होगा क्वेश्चन में। अब आप लाइन को पढ़ें। The ball drawn is found to be red in color। आगे क्या पढ़े, फिर से मैं आपको लैंग्वेज रिपीट कर देता हूं। There are 2 bags containing this number of balls. One of the bag is selected at random, event number 1, and a ball is drawn from it, event number 2, drawing of ball. Or event number 2, the color of ball drawn, yeah, the ball drawn is found to be red in color। तो यहां पे इवेंट नंबर 2 का आउटकम क्या है कि बॉल जो आपने निकाला है उसका कलर क्या है, रेड है। उसका कलर क्या है, रेड है। तो यही आउटकम हो सकता था, या तो रेड या तो ब्लैक। तो आपका आउटकम क्वेश्चन में गिवन है कि आउटकम ऑफ सेकंड इवेंट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन दैट द कलर ऑफ बॉल ड्रॉन इज रेड। द बॉल ड्रॉन इज फाउंड टू बी रेड इन कलर एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट विल बी आस्क्ड। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कौन से बैग से सिलेक्ट किया, निकाला गया हो। अब क्वेश्चन को आप कंप्लीट करें। There are 2 bags containing 4 red, 4 black and 2 red, 6 black. One of the bag is selected at random, event number 1, selection of bag, and a ball is drawn from it, the event number 2, drawing of ball. The ball drawn is found to be red in color, that is outcome of second event is given in the question, that is it is red. What is the probability that the ball drawn is from first bag? मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पहले बैग से बॉल ड्रॉ किया गया हो, तभी तो जब हमने पहला बैग सेलेक्ट किया हो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इवेंट की प्रोबेबिलिटी की क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपने बैग 1 सेलेक्ट किया हो या बैग 2 सेलेक्ट किया हो, ये आपसे पूछा जाएगा। द क्वेश्चन इज स्टिल अबाउट द फर्स्ट इवेंट की प्रोबेबिलिटी।
जो क्वेश्चन लास्ट में पूछा जाएगा वो हमेशा होगा वो कि फर्स्ट इवेंट में कि आपने क्या सेलेक्ट किया था, या फर्स्ट इवेंट में जो भी इवेंट आएगा आपने क्या प्रोबेबिलिटी कि आपने ऐसा काम किया था, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपने फर्स्ट बैग सेलेक्ट किया, ताकि उससे जो बॉल ड्रॉ हुआ दैट इज इन रेड कलर। तो यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन इज बॉल ड्रॉन इज रेड कलर। ठीक है जी, तो ये हमारा कंफर्म करता है कि ये प्रोबेबिलिटी आपकी बेस थ्योरम की। अब क्वेश्चन में सॉल्व करने का तरीका, तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें आपको पेपर में आंसर में नहीं लिखना है, ये आपको समझने के लिए है। ठीक है, अब क्वेश्चन का अप्रोच क्या होगा हम लोग वो चलते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब हम लोग यहां पे देखते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसके कैसे कैसे हम लोग स्टेप्स की शुरुआत करते हैं। तो क्या आपको ये समझ में आ गया होगा, फिर भी मैंने इसको अभी तक डिलीट नहीं किया है। तो सबसे पहला स्टेप आइडेंटिफाई ए, यही आपका की पॉइंट है पूरे बेस थ्योरम का। ए हमारा क्या है, आउटकम ऑफ सेकेंड इवेंट। ध्यान से रख लें, जो आपका क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होता है ना, आउटकम्स ऑफ सेकेंड इवेंट, दैट इज योर ए। तो पहला स्टेप क्या है, क्वेश्चन को पढ़ते ही सबसे पहले आप ए को ढूंढेंगे। ये सब तो समझ में आने के लिए कि हाँ जी ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, इवेंट 1 ये है, सिलेक्शन ऑफ बैग है, इवेंट 2 ड्राइंग ऑफ बॉल है। अब ड्राइंग ऑफ बॉल जो हमने किया उसका कलर रेड है, जिसको हम लोग आउटकम्स ऑफ सेकंड इवेंट बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय ए, क्योंकि ए जो हमने पीछे फॉर्मूले नोट करे हैं उसमें ए हमारा यही होता है कि आउटकम्स ऑफ सेकंड इवेंट इज ए। अच्छा, अब मैंने वहां पे सिंबल में मैंने लिखवाया है कि जो गिवन होता है वो स्लैश के कहां आता है, नीचे आता है या ऊपर आता है। ए बाई बी का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऊपर वाला गिवन दैट नीचे वाला है ऑलरेडी बीन अकर। तो नीचे वाला ऑलरेडी क्या होता है, हो चुका होता है। द बॉल ड्रॉन इज फाउंड टू बी रेड इन कलर, ये ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए हमने इसका क्या नाम दिया, ए दिया। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, गिवन मतलब ऑलरेडी हो चुका है। द बॉल ड्रॉन, हमने इवेंट क्या किया, बॉल ड्रॉ किया। जब बॉल ड्रॉ किया तो क्या पाया कि आपका वो कलर रेड हो चुका है, आपने रेड कलर की बॉल निकाल ली है। अब ये आपको बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पहले वाले बैग से आए, तो दैट इज द क्वेश्चन। तो इसमें हमारा चीज इवेंट क्या हो चुका है, तो बॉल ड्रॉन इज रेड इन कलर ऑलरेडी आपको हो चुका है। तो ये स्लैश के कहां आएगा, नीचे आएगा। सिंबल में जो हो चुका होता है वो स्लैश के नीचे आता है, और जो ऊपर होता है वो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, देखिए द बॉल ड्रॉन इज रेड इन कलर, फाउंड टू बी रेड इन कलर, ये ऑलरेडी हो चुका है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 1, दैट इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बैग 1 इज सेलेक्टेड। तो ये हमारा क्या बना, सिंबल बना E1 का। तो जो चीज आपको फॉर्मूले में लिखा गया है, अब उसके नोटेशंस वगैरह एक बार पीछे जाके देखें, और इसका पहले तो फॉर्मूला देखें। पी E1 बाई ए का फॉर्मूला क्या होगा, पी E1 इंटू पी ए बाई E1। सर अब E1 E1 E2 क्या है वो हम लोग अभी सब कुछ डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखें। पी E1 इंटू पी ए बाई E1, पी E2 इंटू पी ए बाई E2। चलिए अब ये ए बाई E2 पे क्यों रुक गए वो भी देखना, ठीक है। तो हमारा क्या बना, फिर से देख ले क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपने ए को आइडेंटिफाई किया, ए हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड, ए हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड। तो हमने उसको क्या करा, स्लैश के नीचे लिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 1, तो हमारा E1 क्या बन गया, सिलेक्शन ऑफ बैग 1। तो पी E1 क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ बैग 1, सिलेक्शन ऑफ बैग 1। तो ऑब्वियसली पी E2 क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ बैग 2। अगर तीसरा बैग होता तो E3 भी आ जाता, समझ रहे। इसका मतलब क्या हो गया कि इवेंट नंबर 1 will be bifurcated in E1, E2, E3 and so on। ये देखो
ऐसे बना लो। जो E1 E2 E3 है वो किसका पार्ट है? फर्स्ट इवेंट में बहुत सारा काम करते हैं, मतलब ऑप्शंस होता है, तो दे आर E1 E2 E3 एंड सो ऑन आर द ऑप्शंस ऑफ इवेंट नंबर 1। अगर हमारे पास 4 बैग होते हैं, वन ऑफ द बैग इज सेलेक्टेड एट रैंडम, देन हाउ मेनी? E1 हो गया सिलेक्शन ऑफ बैग 1, E2 हो गया सिलेक्शन ऑफ बैग 2, E3 हो गया सिलेक्शन ऑफ बैग 3 एंड E4 हो गया सिलेक्शन ऑफ बैग E4। तो ये आप हमारे फॉर्मूले में देखते जाए कि क्या क्या चीजें कहां कहां आ रही है। तो अब हमारे को समझ में आ गया कि E1 E2 हमने स्टैंडर्ड सिंबल यूज किया है, यही हम पूरे चैप्टर में करने वाले हैं। कहीं हमारा सिंबल चेंज नहीं होगा, कहीं हमारा फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। हाँ, होगा ये कि जैसे जैसे आपको प्रॉपर्टी समझ में आने लगेगी तब तक आपके फॉर्मूले पे डिपेंडेंस कम होने लगेगा। ठीक है, तो ये सारे सिंबल्स हमारे एज इट इज रहने वाले हैं। तो E1 E2 E3 आर द ऑप्शंस ऑफ इवेंट नंबर 1। Outcome of event number 2 is always A, denoted by A. Outcome of event number 2, जैसे drawn, यहाँ पे क्या है हमारा? ball drawn is हमारा क्या है? रेड इन कलर, हमारा इवेंट नंबर 1 है। तो अब समझ में आया कि हमने क्वेश्चन कैसे बनाया। क्वेश्चन का फॉर्मेशन तो सबसे पहली चीज है, पहला स्टेप इसमें ए को आइडेंटिफाई करा, फिर दूसरा स्टेप है हमारा फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन, कि क्वेश्चन हमारा क्या पूछा जा रहा है, अकॉर्डिंगली हमने फॉर्मूला लिखना है। क्वेश्चन एक बार फॉर्म हो गया, जो भी यहां होगा आप उसको E1 ही लिखेंगे, E2 भी लिख सकते हैं, आपको देखना है कि कैसे लिखेंगे, अभी जैसे जैसे क्वेश्चन में समझ में आते जाएगा। इसके बाद फॉर्मूला लिखने के बाद हमारे को जिस जिस चीज की जरूरत होगी पहले हम उसके क्या करेंगे, नाम लिखेंगे उन सिंबल्स के, उसके बाद हम उसकी वैल्यू ढूंढेंगे। तो हमने P-E1 और P-E2 की वैल्यू मतलब नाम लिख दिया, और P-A/E1 और P-A/E2, तो अभी मैं लिख लेता हूं, सिर्फ इसकी वैल्यू अभी नहीं निकालना। P-A/E1 P-A/E2। चलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ बैग 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ बैग 2। तो बिल्कुल ध्यान में रखें, आपको ज्यादा आगे नहीं सोचना। दो बैग्स हैं, एक बैग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो? दो बैग्स हैं, एक बैग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। तो दो में से एक बैग सेलेक्ट होना है, तो P-E1 कितना हो गया? 1/2 एंड P-E2 कितना हो गया? अगेन 1/2। अब इसका नाम पहले सोचें और बोलें। P-A/E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऊपर वाला गिवन दैट नीचे वाला हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन दैट E1 हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन दैट E1 हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A का मतलब क्या है? ball drawn is red in color. So probability that ball drawn, पूरा लिखें, समझ में आएगा ज्यादा आपको, drawn is red in color। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि आपका जो बॉल ड्रॉ हुआ है वो रेड इन कलर है, गिवन दैट E1 हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड। तो गिवन दैट E1 हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड, given that E1 has already been occurred। E1 क्या है? Selection of bag 1। तो given that bag 1 is selected। क्लियर है जी? तो probability of A, that is probability that ball drawn is red in color, A हो गया। given that E1, that is bag 1 is selected। तो P-A/E2, probability that ball drawn is red in color, given that bag 2 is selected, मैंने लिख दिया पूरा, शॉर्ट में भी आप लिख सकते हैं। तो इसमें मेन समझदारी इसके सिंबल्स को लिखने की है। हैंडराइटिंग थोड़ी गंदी हो गई है, मैं रिपीट कर दूंगा, आप फिर से लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। A/E1 का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ऊपर वाला, दैट इज A हमारा है प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज रेड इन कलर, गिवन दैट E1 हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड, given that bag 1 is selected।
A by E2 का मतलब probability that a ball drawn is red given that it is drawn from bag 2 is selected। तो इसको लिखने में मेन परेशानी है कि इसको लिखा क्या जाए, समझा क्या जाए। वैल्यूज निकालना इज वेरी इजी। तो अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल गिवन दैट बैग 1 इज सेलेक्टेड। मतलब कि हमने क्या किया, बैग 1 पे आ गए, बैग 1 पे आ गए हैं। अब इससे हमने एक बॉल ड्रॉ करनी, इससे हमने एक बॉल ड्रॉ करनी एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट। देखो समझो, इवेंट नंबर 1 क्या था, सिलेक्शन ऑफ बैग 1। हम पहले बैग पे आ चुके, उसके बाद क्या कर रहे हैं, ड्रॉइंग ऑफ बॉल। हम इससे बॉल ड्रॉ कर रहे हैं और हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी, रेड कर लेते। तो इससे अगर रेड की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए तो आप कैसे निकालोगे, 4/8 दैट इज 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग रेड बॉल फ्रॉम बैग 1 कितना हो गया, 1/2। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल गिवन दैट बैग 2 इज सिलेक्टेड, हम यहां पे आ गए। अब इससे रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बताएं, 2/8 दैट इज 1/4। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। तो यहां पे क्या हो गया, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4। अब आप पूरा क्वेश्चन को देखें। अब आपका काम सिर्फ यहां पे फॉर्मूले लगाना है और फॉर्मूले लगाते ही हमारा आंसर आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लें और ध्यान से पूरे फॉर्मूले, पूरे क्वेश्चन का एक बार आउटलाइन आप समझे, दोबारा से वीडियो पे एक बार देख ले, फिर क्वेश्चन पे हम लोग यहां पे आते हैं। चलिए अब हमने फॉर्मूले में डाल दिया, E1 की वैल्यू हमारी कितनी थी, 1/2। A by E1 की वैल्यू कितनी है, 1/2। फिर हमारी E1 की वैल्यू A by E1, फिर E2 की वैल्यू 1/2 और A by E2 की वैल्यू 1/4। तो ये हमारा आ गया। अब हालांकि इसमें बहुत कुछ कैंसिल हो रहा है, लेकिन आप कोशिश करें कि आप 1/2 और 1/2 क्या कर ले, कॉमन ले लें। यहाँ पे 1/4 हो गया, 1/2 कितना हो गया, 1/4 प्लस 1/2 इंटू 1/4। आप 1/4 कॉमन लेकर के कैंसिल कर सकते हैं, ज्यादा आप जोड़ डालें, 1/4 कैंसिल। तो ये आ गया हमारा 1/3/2। तो वैल्यू क्या आ गई, 2/3। वैल्यू क्या आ गई, 2/3। अगर आपको यहीं से बैग 2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बैग 2 से निकाला गया हो, तो यहां पे फॉर्मूले में आप E2 और E2 चेंज करते, अदरवाइज 1 - P E1/3। आपको जो फॉर्मूला लिख करके दिया था, P E1/A प्लस P E2/A, पहले शुरुआत में इज इक्वल टू क्या होगा, 1, दैट इज 1 - 2/3 1/3। हम लोग इसको और एक बार डिस्कस करेंगे फॉर्मूले को, आप इसका टेंशन ना लें। यहां तक का आपका क्वेश्चन हमारा फाइनल था, आप इसके ऊपर फोकस करें। ये आपका आंसर। तो थोड़े से चीजें बड़ी लेंदी है, वास्ट है, तो एक बार में ऑब्वियस सी बात है समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो लाइव क्लास की बात अलग होती है, रिकॉर्डेड की अलग बात होती है। तो आप इसको 2 बार 3 बार देखें इसी क्वेश्चन को, और अगर ये क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आ गया तो बेस थ्योरम का हर क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। और अगर थोड़ी सी दिक्कत हो आपको बेस थ्योरम में, तो हर चीज क्वेश्चन में आप इस बैग और ड्राइंग बॉल को इमेजिन करें, आपका क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को मैं आपके बैग और बॉल्स पे बिठा करके फिट करके दिखाऊंगा कि कैसे एक ही कंसेप्ट से हमारा पूरा का पूरा एक्सरसाइज और चैप्टर होता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने वाले हैं। बीच में कुछ बाहर के क्वेश्चन भी आपको इंसर्ट करके दूंगा, तो पहले आप इसको अच्छी तरह से समझ लें, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 एक बार अच्छी तरह से पढ़ लें, वीडियो पॉज करके अच्छी तरह से, कहने का मतलब अच्छी तरह से 4-5 बार एक बार क्वेश्चन पढ़ लें, फिर हम लोग क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं। और इससे ज्यादा जरूरी चीज है कि इस क्वेश्चन को भी आप बैग और बॉल्स के फॉर्मेट में फिट करके देखें, तो आपको बेस थ्योरम की क्लैरिटी का एहसास होगा। अगर इस क्वेश्चन को भी आप बैग और बॉल्स वाले में ढाल करके फिट करके देखेंगे तो आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा समझ में आएगा। बेस थ्योरम का हर क्वेश्चन बैग्स और बॉल के फॉर्म में फिट हो जाना चाहिए।
अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आए। चलिए एक बार अच्छी तरह से क्वेश्चन को पढ़े, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए अब आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, एक बार मैं क्वेश्चन को पहले ब्रीफ कर देता हूं कि क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं किसी कॉलेज में, जो कि कुछ बच्चे उसमें हॉस्टल में रहते हैं, कुछ बच्चे डे स्कॉलर हैं, और वहां पे जो दे रखा है कि हॉस्टल वाले का ग्रेड ए आने का कुछ अलग चांस है, डे स्कॉलर वाले कुछ अलग तरह से पढ़ते हैं तो उनको ग्रेड ए आने का कुछ अलग चांस है, मतलब प्रोबेबिलिटी दे रखी है। आपको जो निकालना है वो ये निकालना है कि एट द एंड ऑफ द ईयर एक स्टूडेंट पूरे कॉलेज में से सिलेक्ट किया गया, ठीक है। तो कॉलेज में से सिलेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली पहले क्या, अच्छा पहले कॉलेज में से सिलेक्ट किया गया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसका ग्रेड ए आया होगा, और कंडीशन क्या है कि ही इज अ हॉस्टलियर, है ना, वो हॉस्टल में रहने वाला है, ये आपका गिवन है, ठीक है। या क्या प्रोबेबिलिटी, हाँ क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो हॉस्टलियर का है रहने वाला और उसकी ग्रेड जो है उसका ए आया होगा। तो ये आपका क्वेश्चन का एक एक्सप्लेनेशन है। अब कैसे कैसे हमने बाइफरकेट किया, जरा क्वेश्चन एक बार पढ़ते जाए मेरे साथ साथ। कि इन अ कॉलेज स्टूडेंट 60% ऑफ स्टूडेंट रिसाइड्स इन द हॉस्टल एंड 40% आर डे स्कॉलर। वन ऑफ द स्टूडेंट इज चूजन। अब यहां पे ध्यान से देखिए कि जब हम स्टूडेंट को चूज करेंगे तो पहले हम क्या करेंगे, या तो हॉस्टल को चूज करेंगे, हॉस्टल वाले को, या फिर डे स्कॉलर वाले को ग्रुप में उठाएंगे। तो यहां पे ये आपका हॉस्टल और ये आपका डे स्कॉलर, ये ट्रीट हो गया हमारा बैग 1 और ये ट्रीट हो गया बैग 2। अब हॉस्टलियर के ग्रुप में जाकर के हम क्या करना, एक स्टूडेंट सेलेक्ट करना। तो हमारा सेकंड इवेंट, फर्स्ट इवेंट क्या हो गया, सिलेक्शन ऑफ हॉस्टलियर और डे स्कॉलर, ये दोनों में से कोई एक हम सिलेक्ट करेंगे जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 60% एंड 40%। तो हॉस्टलियर वाले को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 60%, डे स्कॉलर वाले को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 40%। क्या लिखना है मैं आपको समझा दूंगा, पहले आप क्वेश्चन को समझ लें। अब पहला इवेंट नंबर 1 हमारा हो गया सिलेक्शन ऑफ बैग, दैट इज सिलेक्शन ऑफ हॉस्टलियर एंड डे स्कॉलर। अब उसमें से हमने एक स्टूडेंट सिलेक्ट किया और उसका आउटकम या तो ग्रेड ए हो सकता है या ग्रेड ए नहीं हो सकता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि वन ऑफ द स्टूडेंट चोजन एट रैंडम एंड फाउंड टू बी हैव ग्रेड ए। तो ग्रेड ए आपका गिवन है ऑलरेडी, है ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज फ्रॉम हॉस्टल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज फ्रॉम हॉस्टल। तो यहां पे सबसे पहले ए को हमने आइडेंटिफाई करना था, मैंने आपको क्वेश्चन करते समय बताया था आइडेंटिफाई द ए, और ए क्या है, सेकंड इवेंट का आउटकम। सेकंड इवेंट का आउटकम, सेकंड इवेंट क्या है, सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम दिस और दिस, है ना। तो जब सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट है तो उसके आउटकम क्या क्या हो सकते हैं, या तो उसका ग्रेड ए हो सकता है या ग्रेड ए नहीं हो सकता है। सर आपने ग्रेड ए कैसे सोच लिया, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कैटेगरी कि ग्रेड ए है या ग्रेड ए नहीं है। तो आउटकम सेकंड इवेंट का क्या हो गया, स्टूडेंट स्कोर ग्रेड ए, स्टूडेंट हैज अ ग्रेड ए। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, ए लिखना है। व्हाट इज ए, अब यहां पे ग्रेड ए और इस ए में कंफ्यूज नहीं होना। तो स्टूडेंट हैज ग्रेड ए, ध्यान रहे ए की हमें प्रोबेबिलिटी नहीं ढूंढनी है, ए क्या होता है, आउटकम ऑफ द सेकंड इवेंट। इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको एक चीट कोड दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आप ए को बहुत आसानी से पहचान लेंगे। बट मैं चाहता हूं कि बिना उस कोड के, चीट कोड के, आप ए को पहचानने में, ए को आइडेंटिफाई करने में कैपेबल हो जाएं, है ना। ये हमारी कोशिश है आज की। तो हमारा क्या हो गया, गिवन क्या है हमारा कि स्टूडेंट सेलेक्टेड एट रैंडम अटेन्स अ ग्रेड ए। तो ये ऑलरेडी हो चुका है, जो हो चुका होता है उसको स्लैश के क्या करते हैं, नीचे लेकर के आते हैं। यही प्रोसेस मैंने बताया था। पहला स्टेप में आपको क्या करना है, ए को आइडेंटिफाई करना है, फिर क्वेश्चन पढ़ना है और ए को स्लैश के नीचे लेके पढ़ना है। अब ये हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ हॉस्टलियर, है ना। तो ये हमारा यहां पे E1 लिखा जाता है।
इसका मतलब क्या हो गया, गिवन दैट ही अटेन्स ग्रेड ए, गिवन दैट ही अटेन्स ग्रेड ए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ होस्टलियर। तो इसका मतलब ईपी E1 क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज होस्टलियर, होस्टलियर या रिसाइड इन हॉस्टल, है ना, होस्टलियर। तो ऑब्वियसली PE2 क्या हो जाएगा हमारा, प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज अ डे स्कॉलर। चलिए ये तो मैंने जल्दबाजी में लिख दिया ताकि आप E1 और E2 भूल ना जाए, है ना। तो अब यहां से फिर से देखिए क्वेश्चन हमने कैसे फॉर्म किया है। हमने ए को आइडेंटिफाई किया, स्टूडेंट अटेन अ ग्रेड ए, और ग्रेड ए अटेन हो चुका है, तो स्लैश के नीचे आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ होस्टलियर। इसका मतलब E1 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हॉस्टल में रहने वाले की, और E2 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डे स्कॉलर होने की। अब इसका फॉर्मूला लिख दें फटाफट, PE1 इंटू PA/E1 अपॉन में PE2 इंटू PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E1। अब हमें इन चारों की वैल्यू निकालनी है। तो हमने PE1 और PE2, PE1 है हमारा प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज अ होस्टलियर, होस्टलियर की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 60/100, है ना, 60%। तो आप फ्रैक्शन को ना ही काटे क्योंकि कॉमन लेने में आपको आसानी रहेगी, कैलकुलेशन कटने की जरूरत नहीं है। तो 60/100 एंड 40/100। अब PA/E1 का मीनिंग पहले लिखेंगे। A/E1, E1 हो चुका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन दैट E1 हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या है हमारा, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट अटेन्स अ ग्रेड A या हैव अ ग्रेड A given that he is a, E1 क्या है, he is a hostlier, he is a given that he is a hostlier, probability of A, that is probabilities of student attain grade A ये है हमारा, given that he is a hostlier, क्योंकि E1 क्या है हमारा, होस्टलियर। तो PA/E2 कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट हैज ग्रेड A given that E2 क्या है, he is a डे स्कॉलर। चलिए तो समझ में आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अटेन ग्रेड A गिवन दैट ही इज अ होस्टलियर। अब आप होस्टलियर के पास आ जाए, क्वेश्चन में पढ़े कि अगर होस्टलियर है तो उसको ग्रेड A की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है, ग्रेड A कितने बच्चों को आता है, तो ऑब्वियसली 30% वालों को। जब डे स्कॉलर में ग्रेड A पूछा जाए क्वेश्चन में, देखिए आप 20% वाले को ग्रेड A मिल रहा है ना, ग्रेड A। तो यहां पे 30% क्या है, आप क्वेश्चन को क्लियरली पढ़ें, स्टूडेंट हु रिसाइड्स इन अ हॉस्टल फ्रॉम द पास्ट ईयर एक्सपीरियंस अटेन्स अ ग्रेड A इज 30% और यहां पे 20%। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट ऑफ A अटेनिंग ग्रेड A गिवन दैट ही इज अ होस्टलियर, हम होस्टलियर के पास आए। अब क्या प्रोबेबिलिटी है होस्टलियर वाले में, किसको ग्रेड A आ रहा है, तो ग्रेड A आने की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है इसमें, 30%। तो यहां पे क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट हैज ग्रेड A गिवन कंडीशन क्या है कि ही इज अ होस्टलियर। बाकी आपको दूसरी चीज पता है कि डे स्कॉलर है तो इसके ग्रेड A की प्रोबेबिलिटी कितनी, 20%। हो गया काम आपका। अब आराम से आप फॉर्मूले में वैल्यू डालें और आंसर निकालें। तो PE1/A का फॉर्मूला उधर लिखा हुआ है, वैल्यू हमने डालनी है। E1 कितना है बच्चों, 60%। A/E1 कितना है,
चलिए, तो E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 60/100। ए बाई E1 है हमारा 30/100। करेक्ट है। नीचे हमारा क्या हो जाएगा? 60/100 E1 है, 30/100 हमारा E2 है, प्लस 40/100 इंटू 20/100 हमारा E1। अब क्या कॉमन निकाल सकते हैं? ये 100 और 100 तो कॉमन आ ही जाएगा, तो कैंसिल करना है आप कैंसिल करें, कैलकुलेशन करें, जैसे मर्जी करें यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप अपने अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन कर ले, मैं कैलकुलेशन करके दे रहा हूँ। चलिए, इसमें हमने कुछ नहीं किया, 100 हमने नीचे से कैंसिल कर दिया, ऊपर 60 इंटू 30 का ये गायब हो गया, तो 6 इंटू 3 कितना हो गया? 18, और नीचे 6 इंटू 3 18 प्लस 4 इंटू 2 8, दैट इज 18/26, है ना? 18/26, तो ये आ जाएगा हमारा 9/39। आप एक बार आंसर चेक कर लें और कैलकुलेशन चेक कर लें। चलिए, होप क्या आपने आंसर इसका चेक कर लिया होगा। ये हमारा आंसर मेरे हिसाब से करेक्ट है। आप अपने कैलकुलेशन को एक बार चेक कर लें। आंसर का उतना मैटर नहीं है जितना आपको क्वेश्चन फ्रेम करने में समझ में कितना आया, ये ज्यादा जरूरी है। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन करेंगे तो आपकी क्लैरिटी और होती जाएगी और आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि बेस थ्योरम क्या है। तो क्वेश्चन फ्रेम करने का फिर से तरीका मैं स्पेसिफिकली बता दिया मैंने आपको। सबसे पहले सेकेंड इवेंट का आउटकम, दैट इज ए को पकड़ना है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके लिए कुछ गिफ्ट देने वाला हूं। और उसके बाद हमने फॉर्मुलेट करना है क्वेश्चन को। फॉर्मुलेटिंग समझ में आ गया, ए को नीचे लाएं, जो ऊपर है वही हमारा क्या है? E1 है, तो फिर E2 E3 अपने आप पता लग जाएगा। फिर ए बाई E1 का स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज जरूर ध्यान में रखें, फिर हम उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो अब आप क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर आप 5 को छोड़ दें, है ना, एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 5 एंड 12। आप सारे पूरे एक्सरसाइज का क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे और कुछ क्वेश्चन हम लोग बाहर से भी करने वाले हैं। तो होप कि आपको आज का वीडियो समझ आया होगा। अगर वीडियो समझ आ रहा है तो आप प्रॉपरली आप इसको देखें, इसको नोट्स बनाएं, आपका फायदा इससे हो। और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।